कंटिन्यू सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग सुन रहे थे रदरफोर्ड के बारे में, याद आया सबको? चलिए रदरफोर्ड के सिद्धांत को देखेंगे और फिर हम लोग इसके बाद का सिद्धांत सुनेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बताया, आप सभी को याद है कि रदरफोर्ड अपने प्रयोग में स्वर्ण पत्थर लिया था, याद आया सबको? स्वर्ण पत्थर ही क्यों लिया था? क्योंकि सोना का आघात वर्धता ज्यादा होता है। आघात वर्धता का मतलब क्या है? चदरा में बनाना। चदरा ही क्यों बनाया? क्योंकि इसने अपने प्रयोग के लिए जिस अल्फा कण का प्रयोग किया उसका भेदन क्षमता बहुत कम होता है, मोटे सीट से पार नहीं कर सकता। और तब हम लोग देखे रदरफोर्ड का पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या में बहुत कम, हम लोग देखे थे व्यास परमाणु का 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। और नाभिक का 10⁻⁻15 मीटर, इसको फर्मी कहते। याद है सबको? और तब हम लोग लास्ट देखे थे, इसने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। याद आ गया सबको? अब हम लोग यहाँ पे देखना है, अभी हम लोग ड्रॉबैक रदरफोर्ड का और नील्स बोर थ्योरी, आज हम लोग मेन दोनों को समझेंगे। रदरफोर्ड के सिद्धांत के कुछ ड्रॉबैक है, दोष है, जिसमें पहला दोष आपको समझाए थे कि किस नाभिक के चारों ओर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी प्रकार के कक्षा की जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दिया कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही जगह घूम रहे हैं कि अलग अलग कक्षा में घूम रहे हैं। दूसरी खराबी आपको बताए, रदरफोर्ड के सिद्धांत से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। आपका जैसे जितने लड़के पढ़ रहे हैं सबका अपना अपना फिंगरप्रिंट एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो केमिस्ट्री में भी जितने तत्व हैं उनका फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम मतलब आप जानते हैं, प्रिज्म से अगर हम लाइट गुजारेंगे तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगा। इसी को हिंदी में वर्णपट कहते और इंग्लिश में इसी का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। यदि हमारे कंप्यूटर में स्पेक्ट्रोमीटर का अगर मान लीजिए लोड है पूरा सॉफ्टवेयर, तो ये सिर्फ इस स्पेक्ट्रम से बता सकता है कि किस प्रकार के तत्व से ये बना है। हर प्रकार के तत्वों का स्पेक्ट्रम में नेचर अलग अलग होता है और ये कोई साधारण नहीं है। इसी स्पेक्ट्रम के बदौलत हम लोग जान पाए कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, नहीं तो सूर्य पर कौन जाएगा? इतनी दूरी पर सूर्य है और सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फिर हम कैसे जाने कि सूर्य पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बताने वाला कौन था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी जैसे मान लें कोई लड़के आधार कार्ड बनाया, अच्छा सरकार आधार कार्ड क्यों बनवा रही है मालूम है सबको? पूरे देश में सब लोग के पहचान होने चाहिए। विकसित देशों का कंसेप्ट है, कोई चोरी करेगा तो आने वाला समय में क्या करेगी सरकार? पूरा फिंगरप्रिंट लेगी, दरवाजा से लेके कहीं पे कोई चोर का एक फिंगरप्रिंट भी आ गए तो कंप्यूटर में देते ही चोर का फोटो विथ एड्रेस आ जाएगा कि फलाना आदमी। जब तुम्हारा सबका अलग अलग है तो एड्रेस के साथ आ जाएगा ना। अभी उसको प्रयोग नहीं कर रही क्योंकि अभी चोर वगैरह पकड़ने लगेगी तो जितना चोर है वो आधार कार्ड बनाएगा ही। तो अभी कह रही है खाता खुलवाओ, पैसा देंगे, ये करेंगे, सब बनवा लोगे तब हम अपना इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा हाई करेंगे। अब हम लोग जरा देखें, स्पेक्ट्रम मेन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऐसे प्योर और इम्प्योर हम लोग देखें, लेकिन हम लोग का जो प्रश्न होगा उसको ठीक से सुनेंगे। एक को कहते हैं एब्जॉर्ब किया हुआ स्पेक्ट्रम और एक है इमिट किया हुआ स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग उत्सर्जी स्पेक्ट्रम कहते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग अवशोषी कहते। इस चीज को बढ़िया से 1 मिनट समझेंगे। आप कहां से स्पेक्ट्रम ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है। अगर कहीं से लाइट खुद निकल रहा है तो उसको उत्सर्जी कहेंगे और कहीं पे अवशोषण हो रहा है तो इसको अवशोषी कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हवा है, मान लो कि कुआं में जहरीला गैस है, तो बताओ क्या हम इसमें वैज्ञानिक को अंदर डालेंगे कि सूंघ किया ये कौन गैस है? रस्सी से लटकाओगे? कोई कहे कि कुआं के अंदर जहरीला गैस है तो कोई साइंटिस्ट आएंगे तो क्या उनको अंदर टांग के लटकाया जाएगा? तो कैसे जानेंगे वो? तो वो इसी से जानेंगे अवशोषी स्पेक्ट्रम्स। वो एक प्रिज्म लेंगे, लाइट लेंगे और एक पर्दा लेंगे, पूरे अरेंजमेंट हो, ऊपर रिमोट से लाइट कंट्रोलेड होगा, नीचे भेजेंगे रिमोट ऑन, लाइट से एक स्पेक्ट्रम बना, उसका विश्लेषण करेंगे तो ये खुद बता देंगे कि अंदर कौन कौन गैस है। इतना स्पेक्ट्रम हमारे काम का चीज। देखिए कई लड़के स्पेक्ट्रम केवल पढ़ते हैं, केवल झूठ मूठ का लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी कर लेगा, काम क्या है उसको पता नहीं जिंदगी में रहता। तो आप लोग को चुके जो अप्लाइड फॉर्म है वही परीक्षा में ज्यादा पूछते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग कितनी बात की जानकारी प्राप्त कर ली। अच्छा आप लोग ये बताओ, अवशोषी स्पेक्ट्रम कभी जीवन में देखे हो?
अच्छा ये बताओ, हम आए और सब दरवाजा बंद कर लो कि सर एक जानवर अंदर घुसा है, अंदर मत जाइए, अंदर एक जानवर बहुत बड़ा पूंछ है उसका, तो हम क्या करेंगे? खोल के चेक करेंगे उसको, कौन जानवर। पहले क्या करेंगे? आपको कहेंगे कि ऐसा करो, अंडा मांस मछली एक प्लेट में लाओ, दरवाजा के अंदर डालो, दूसरे प्लेट में घास साग ये सब ला के अंदर डालो, और हम देखें दोनों प्लेट बीच बीच में निकाल के गायब कौन वाला हो रहा है। अगर मांसाहारी आइटम गायब हो रहा है, अंडा मांस मछली, तो पूरी तैयारी से डंडा उंडा लेके खोलना। क्यों? अवशोषण बड़ा खतरनाक चीज का हो रहा है। अवशोषी समझ आ गया है, हर कोई अपने लक्षण के अनुसार से ऑब्जर्व करे, और हम लोग एब्जॉर्व करने से उसका नेचर बता देंगे। देखो यही चीज समझा रहे हैं तुमको, यहाँ कोई गैस है तो लाइट भेजेंगे तो उसके किसी खास चीज को एब्जॉर्व करने का गुण हर गैस में अलग अलग है। तुम 4 भाई तो सबको एब्जॉर्व करने वाला नेचर अलग अलग होगा। कोई भाई ऐसा होगा कि मिठाई पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मिक्सर आया तो बादाम पसंद है, किसी को मटर वाला आइटम पसंद है, हर का आइटम। और अगर माता जी एकदम बढ़िया से जाने रहे कि छोटका आएगा तो वो रसगुल्ला खाएगा, बड़का के मीठा नहीं अच्छा लगता, और नमकीन और रसगुल्ला दोनों रखा हुआ है, रसगुल्ला गायब है, तो गेस कर लेंगे कि आया कौन था, नहीं पता चल जाएगा। ये अवशोषी स्पेक्ट्रम हो। अरे देखो ना, तुम बारात जाते हो, बाराती तो तुम लोग जाते हो, तो उसमें देखना अवशोषी स्पेक्ट्रम बड़ा भयंकर चलता है। देखा है बारात में कैसा लोग आया है, सीधा सीधा आया है कि लफंदर लोग आया है, इसको जांच के लिए एक स्पेक्ट्रम भिड़ाया जाता है। वो अवशोषी स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। उसके लिए क्या किया जाता है? 2 प्लेट, एक प्लेट में बढ़िया बढ़िया आइटम होगा, काजू किशमिश मखाना बहुत बढ़िया बढ़िया, और दूसरा में सब खराब आइटम हो, बीड़ी सिगरेट पान, ये सब खराब आइटम हो। और एक आदमी को कहा जाएगा कि चलाओ। क्यों चलाओ? ताकि उनके लक्षण को देखो, अवशोषण कैसा कर रहा है। जिसका जैसा लक्षण होगा शोषण तो वही करेगा। अब चलाने वाला देखे कि बताओ मखाना काजू किशमिश को छू नहीं रहा है, लेकिन बीड़ी सिगरेट वाला बंडल के बंडल गायब कर रहा है, तो दूसरा राउंड आते ही क्या कहेगा? केवल लफंदर सब बाराती में आया है। वो कहेगा अरे कैसे जान गया? कहेगा विशेष टेक्नोलॉजी, वही अवशोषी स्पेक्ट्रम। तो अब तो हमको लगता है कि आप लोग स्पेक्ट्रम क्या है तो बढ़िया से समझ रहे हो ना। इसी चीज को समझिए, ध्यान दो, अब समझ जाओगे। हम लोग इसी चीज से जाने कि सूर्य के पास हाइड्रोजन गैस है। ये महत्वपूर्ण चीज सीखना है। सूर्य उतनी ऊंचाई पर है, उतना टेम्परेचर लिए हुए वहां कौन जाएगा? लेकिन जब सूर्य का उष्मा वहां से नीचे आया तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम लिए तो हूबहू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिलजुल रहा। तो शुरुआत में तो कहे कि हाइड्रोजन का जलता गोला है, लेकिन बाद में फिर हम ही लोग कहे कि बिना ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं चले, उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं है। तब हेंस बेथे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि नहीं, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर किसका नाभिक बना रहा है? हीलियम का नाभिक बना रहा है। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ डार्क लाइनिंग थी। इसको सबसे पहले फ्रॉनहोफर ने देखा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्रॉनहोफर, और उन्होंने इस रेखा का नाम रखा फ्रॉनहोफर रेखा। अब इस समय रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपने परमाणु के संरचना के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत बढ़िया थ्योरी दी, ये हाइड्रोजन परमाणु में ये सब डार्क लाइन क्यों बन रहा है? तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पास अभी आने जा रहा है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कब का है? 1911। इसी का एक चेला है जिनका नाम है निल्स बोर। खूब बढ़िया से ध्यान देंगे सब कोई। और निल्स बोर का थ्योरी है 1913। और सबका ध्यान चाहेंगे निल्स बोर से। पिछले बार भी हमने देखा दरोगा में भी क्वेश्चन, एक खूब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब जो लोग का ध्यान कम रहेगा, केवल रटोगे तो नहीं बने, समझिए बात को, निल्स बोर कहना क्या चाह। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड बताया कि नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक ही जगह लगाते हैं कि विभिन्न जगह लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन निल्स बोर कहा कि हमसे पूछिए, कुछ कुछ कमी हम ठीक कर रहे हैं। और इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दो बात है, दोनों बात को ठीक से सुनेंगे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने की त्रिज्या निश्चित होती है कि इतना ही पे चक्कर लगाएगा, और एक कक्षा स्थिर है, कक्षा नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन घूमते। यानी इसने बता दिया कि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, कई कक्षा है। कक्षा कैसे होते हैं? स्थिर। कक्षा की त्रिज्या क्या है? निश्चित। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आप ध्यान दोगे, यहीं से प्रश्न आया था पिछले बार, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर, इसने कहा कि ये मत समझो कि कहीं गोल बना दोगे वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, ये मत सोचो। तुम क्लास में आते हो तो क्या जहां इच्छा किया वहीं बैठता है? नहीं, बेंच पे डेस्क पे एक गैपिंग है। इसने भी कहा कि एक कक्षा और दूसरा कक्षा ये फिक्स है कि इतना ही गैप पे हो।
ये मत समझना कि जहां इच्छा किए वो गोल बना दिए चक्कर मारना। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां एंगुलर मोमेंटम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोणीय संवेग, इसका मान h/2π का n गुणज होता है। इस बात को खूब बढ़िया से समझिए। जो लड़के इस बात को समझोगे तब समझ में आएगा चक्कर कैसे लगाते। नील्स बोर का कहना है, दो टर्म आपको अभी सीखना होगा। पहला नंबर सब लोग जानते हो, मोमेंटम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। संवेग समझते हैं? संवेग मतलब चोट, चोट, पिटाई, पिटाई, इसी को संवेग कहते। और संवेग कुछ नहीं है। हम आपको बोलेंगे कि नहीं याद करोगे तो अगले दिन संवेग प्रदान करेंगे, तो मत बगल में पूछना कि क्या देने के लिए कहे, कुछ मिलेगा नहीं, ई वाला मिलेगा। आपको बचपन में सीन याद होगा कि जब कहते थे टीचर की ठहरो, आ रहे हैं, पिटेंगे डंडा लेके, तो वो संवेग देते हैं। और संवेग कैसे मिलता है, तो आपका ध्यान होता है मास पर, कैसा डंडा आया, उसका वजन क्या है। अगर डंडा एकदम हल्का है तो आप एकदम मुस्कुराते रहते हो कि आज चोट नहीं लगेगा, डंडा का मास कम। लेकिन ये मास ज्यादा है तो लगता है कि आज यात्रा खराब हो सकता है। और मास के बाद दूसरा आप लोग किस पर ध्यान देते हो, हाँ, टीचर का मूड कैसा है, वेग कितना दे रहे हैं। और डंडा भारी है, कह रहे हैं आज मारेंगे, हल्का हल्का रख रहे हैं, तो हंसते आज धीरे धीरे। और कोई टीचर जैसी दिए सटाक, अरे गंभीर मामला चल रहा। तो आप लोग समझ गए, मास में जैसे ही देंगे वेग तो इसी को कहते हैं संवेग। संवेग मैंने समझ रहा है। देखो कोई आदमी एक पत्थर उठा लिया, पत्थर उठाया तो मास है, लेकिन तुम डरता है नहीं, लेकिन जैसे ही देगा वेग तो कहोगे पागल लगता है, भागो, इस संवेग दे रहा। मास गुना वेग बहुत खतरनाक चीज, बात समझोगे। मास में वेग जैसे ही गुना करेंगे तो तुमको लग जाना चाहिए कि वो खतरा है, ये कुछ भी करेगा। और इसी को मोमेंटम कहते, इसी को संवेग कहते। अब एक शब्द है, देखो शब्दों पर गौर करो। कई लड़के खाली निगलेगा उगले, संवेग इसे कहते हैं, बस हो गया, निगल लिया, और कहीं उगलने का सोचे। तुम इसके बाद को समझो कहना क्या चाह रहा है, तब फिजिक्स या केमिस्ट्री तुम्हारा ठीक हो। अब यहां कह रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर समझते हो, हाँ, किसी चीज में एंगुलर लग जाए। मान लो एक डंडा, तुम लोग बचपन में एक सीन याद हो, कई बार टीचर तुमको पीटे होंगे तो तुम क्या किया होगा, हाथ आगे कर दिया हो, और उसके बाद साथी को कहा चोट नहीं लगा, हम पैसे कर लिए थे। ऐसा वेराइटी किया है तुम लोग, वही एंगुलर है। एंगुलर मतलब क्या है, मास गुना वेग गुना दूरी, कहां से पिटा रहे हो। देखो जी बात समझेगा, डंडा लाए, वेग दी, अब इसमें कोई लड़का यहां से पिटा रहा है तो रेडियस हाई है, तो एम्पियर हाई है, तो देर तक हाथ ऐसे ऐसे हो। अगर आगे कर लिया तो रेडियस बढ़ गया कि घट गया, अगर रेडियस घट गया तो कहेगा वो चोट कम लगाओ, कोणीय संवेग कम हो जाएगा। और यही चीज देखो हमारे नील्स बोर कह रहे हैं कि कोणीय संवेग का मान, देखो फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। जब हम कहें कोणीय संवेग तो आप मुस्कुराओगे कि संवेग माने चोट, मास गुना वेग, कोणीय रहेगा तो दूरी गुना करेंगे। इसका मान अगर h/2π का n गुणज, ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें कहता है h प्लांक कांस्टेंट। इसकी जरूरत क्यों आई, सवाल ये उठता है। तो एक पहली बार एक वैज्ञानिक है प्लांक, आइंस्टीन भी देखो उसकी पुष्टि करेगा, कारण इस सब इसी में छिपा है, अब इसी में छिपा है। अब आइंस्टीन कहा कि बताओ मास गुने वेग को हम चोट कहते हैं, अब खुद ही सोच के बताओ। कह रहा है कि लाइट एक कण है, पार्टिकल है, फोटोन एनर्जी पैकेट है, और इसका वेलोसिटी तुम जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितने होते, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब सोचो जिसका वेग 3 × 10⁸ हो जाएगा तो थोड़ा सा भी मास होगा तो चोट कितना कस के लगे। और हम कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कण है, पार्टिकल है, अगर कण है, थोड़ा सा भी द्रव्यमान है, 0.00000 इतना भी रहेगा तब भी धूप में टाइट चोट लगेगा, क्योंकि 10⁸ किसी लड़के को केवल धूप में निकाल देंगे तब नहीं सर, नहीं सर, क्या बहुत चोट लग रहा है सर, सब लोहा का छाता ले लेके चल। आइंस्टीन ने क्या किया, कहा कि फोटोन का मास 0 होता है। ये लो 0 × 3 लाख बराबर क्या हो गया, 0, चोट बराबर 0। लेकिन यहां खतरा हो गया, खतरा को महसूस करिए। खतरा क्या हो गया भाई, खतरा हो गया कि लो मास 0 है, तो सवाल उठने लगा कि क्या सूर्य के प्रकाश में काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½mv²। बोलो अगर मास 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाए, लेकिन पाया गया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं। बड़ा गंभीर मामला है, चोट बराबर कुछ नहीं है, काइनेटिक बराबर 0 नहीं है। तो अब इसी चीज को प्लांक एक नए टर्म से समझाए
कि देखिए मास उससे नहीं मतलब, अगर कोई चीज कंपन करेगा तो एक गिनने में जितना बार कंपन करेगा उसको हम न्यू कहते, फ्रीक्वेंसी कहते, आवृत्ति कहते। और मेरा एक कांस्टेंट है 6.67 दुने 10 के पावर -34, ये फिक्स मान है। और इसको इतना नहीं बोल के महंगाई का जमाना है, अब कितना 6.6 10 के पावर -34 होते रहिएगा, इसको हम एच कह देते हैं। कोई पूछेगा एच क्या है तो कहिएगा 6.6 गुने 10 के पावर -34। अब वो याद नहीं रहेगा तो मेरा नाम ले लीजिएगा, ये हम दे रहे हैं प्लांक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और इसने कहा कि मास से कोई मतलब नहीं, अगर कोई चीज कंपन करेगा तो उसके अंदर एनर्जी का मान E बराबर h न्यू होगा। बात समझोगे? इसे बहुत अच्छे फॉर्मूला है जिस पर आपको ध्यान देना है। और इसी चीज का H जो आप देख रहे हो, ये नील्स बोर भी यूज कर रहा है। और नील्स बोर का कहना है कि यदि MVR का मान h/2π, अब ध्यान दो, क्या h का मान अलग है कि फिक्स है? फिक्स है, 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अब जल्दी से बताएं, पाई का मान 22/7 या 3.14, ये पूरा मिला के फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, वेग जानते हो, तो क्या रेडियस नहीं निकल जाएगा? तो इसने कहा पहला रेडियस के लिए n लगाओ, दूसरा के लिए फिर n का मान नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 होगा। ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, यानी पहला n दिए इतना आया तो 2 दीजिए इतना आया, 1.5 n नहीं हो सकता। और कोई भी नंबर अगर पूरे पूरे होता है तो इस नंबर को ही हम लोग क्वांटम नंबर का, बात फिर से सुनेंगे, क्वांटम नंबर। कई बार लड़के क्वांटम में अगर झूठ मूठ रटे रहते, जब आपको कहे क्वांटम तो आप समझना कि नंबर पूरे पूरे। बोलो क्लास में विद्यार्थी की संख्या क्वांटाइज्ड है कि नहीं? जल्दी बोली। ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा, कितना भी मौसम खराब होगा मेरे क्लास में लड़कों की संख्या पूरे पूरे हो। अभी ऐसा नहीं होगा कि कितना लड़का आया है जी गिनो, तो जी गिन लिया सर, आज 102.75 लड़का आया है। ऐसा कभी होगा? कोई गिनेगा, हम कहेंगे 102.75। अरे 0.75 कैसे है जी? एक विकलांग लड़का आया है सर। अरे तुम उसको पूरा ना गिनेगा, तुम 0.75 उसको गिनेगा। अब आप बात समझ गए होंगे, कोई नंबर पूरा पूरा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइज कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। और यही चीज आपको सीखना है। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 2 2 2 3 2 4 2, यानी एक कक्षा से दूसरा कक्षा के बीच कुछ गैपिंग है। और नील्स बोर यही समझाया कि जो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे थे, उसके बीच में जो डार्क लाइनिंग थे, वो लाइनिंग दूसरा कुछ नहीं था, एक कक्षा और दूसरा कक्षा के बीच का दूरी, यही डार्क लाइनिंग में बदल रहा। देखिए, इस बात से नील्स बोर से सब बड़ा प्रभावित हुए कि तो बड़ा बढ़िया समझा दी। दरोगा में पिछले बार ही क्वेश्चन क्या आ गया, डायरेक्ट फार्मूला आ गया था। अब फार्मूला आ गया तो कोई लड़के, अब जनरली नील्स सब जनरली रहता है कि लाइन रटता है, फार्मूला रटता ही नहीं। फार्मूला रटेगा भी तो जा पढ़े थे अब भूल गए। इसमें क्या करना था? कोणीय संवेग MVR h/2π का n गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। एक और सुन लें और बस नील्स बोर थ्योरी आज कंप्लीट कर रहे हैं। अगले क्लास केमिस्ट्री पूरे तालमेल पे आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो लोग खूब ध्यान देते जा रहे हैं उनका केमिस्ट्री का दुख खत्म हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे, केवल है कि बैठ के लिखने वाला रोग लग जाएगा। रुकिए सर, हमें नहीं उतारे, वो वाला भी वो बहुत भयंकर बीमारी होता है, उसका कोई इलाज नहीं, धीरे धीरे कैंसर धर लेगा। खाली छापो, अब कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कॉपी बहुत मोटा हो जाएगा, अब फिर वो कॉपी जहां जाना ढोते रहना, रिजल्ट नहीं आए। इसीलिए मुख्य चीज बनाओ कि हमारा दिमाग ठीक ठाक हो, ठीक ठाक एडजस्ट करना चाहिए। कॉपी में नहीं भी है कोई बात नहीं। अब लास्ट स्टेप, एक तीसरा गुण सुन लें। इसने कहा कि बताओ एक कक्षा होते हैं कि कई कक्षा? चलिए बोलिए, कई कक्षा। अब इसने एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताया जिसको एक बार सुनना है। नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो यह निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जंप भी करता है। देखिए अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉन आगे भी जाएगा, कब? एनर्जी देंगे तब। अब आपको क्वेश्चन दे, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ज्यादा एनर्जी वाला कक्षा है पहला, दूसरा, तीसरा। अरे ज्यादा एनर्जी वाला कक्षा कौन है? कितने को पहला लग रहा? पहला। अच्छा, तीसरा लग रहा? अच्छा, वेरी गुड। तो अभी हम सुनाए थे, बस वही ध्यान रखना था। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जंप करेगा। दूसरा का एनर्जी उच्च ऊर्जा कक्षा है, किसके तुलना में? पहला के तुलना में। फिर एनर्जी दोगे तो दूसरा से कहा जाएगा? तीसरा, और फिर इससे ज्यादा एनर्जी लेवल यहाँ पे। अब बताइए नियम को फिर से एक बार सुनिए। आप ये बताइए जल्दी से, ठीक ठाक। लड़के पढ़ रहे हैं तो
ज्यादा एनर्जी में आगे होंगे कि पीछे? पीछे। आगे वाला इधर उधर नहीं करेगा, वो ध्यान दिए रहेगा कि हम ही को देख रहे हैं, लेकिन पीछे वाला वैसे वैसे निकाले, वो एनर्जी में रहेगा, वो थोड़ा एनर्जी में रहेगा, आगे में एनर्जी में नहीं रहेगा। यानी आगे निम्न ऊर्जा कक्षा है और पीछे उच्च ऊर्जा कक्षा है। और अगर क्लास में हम अपना एनर्जी दे दें, एक पक्का मालूम चल जाए कि पहला बेंच पूछताछ होकर निश्चित देते हैं, तो हमारे विद्यार्थी निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाए। तो ये बात समझ में आ रही है ना? तुम जान जाओगे कि बेंच निश्चित पूछाएगा, तो इस पर मत बैठो, यही डेली पूछते हैं, उच्च ऊर्जा कक्षा। यही चीज कह रहा है नील्स बोर। तो अब तो हमें लगता है तीसरा आपको याद हो गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो बोर क्या करता है? निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है और फिर E2 - E1 बराबर hν चलेगा, जिससे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट सीरीज देखेंगे, लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट और फोल्ड। उनसे थोड़ा सा प्रश्न आ सकता है जिसको हम लोग हल्का सुनेंगे। तो अभी आज तो क्लास थोड़ा सा छोटा रह गया, अब नेक्स्ट क्लास आपका कल इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा।